गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑडिबल? हाँ, पहले नोट्स कॉपी निकालेंगे भाई, शीट बाद में डिस्कस करेंगे, होमवर्क। नोट्स कॉपी पहले निकालेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एसटीपी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसी में आगे। आवाज बंद बस। तो हम लोग एसटीपी की प्रॉपर्टीज देख रहे थे और हमने मेनली देख लिया था ये डिटवेंट की प्रॉपर्टीज है, डिटवेंट का ही पूरा इसमें यूज आ रहा है। इसी में आगे बढ़ते हुए लास्ट क्लास में लास्ट एग्जांपल हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था हमने प्रोजेक्शन से, उसी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अपन इसी में अगला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। फटाफट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन पिरामिड होता है, प्रिज्म होता है? पिरामिड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। टेट्राहेड्रॉन का बेस क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है क्या वेक्टर में अपने को? तो हम लोग यहाँ पर उसी पे वर्क करें, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। लास्ट क्लास के लास्ट इलस्ट्रेशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इसको कुछ नया नहीं है। हम लोगों ने मान लो ये पॉइंट ले लिया ओ, लेट से एक को रीजन पकड़ लेते हैं। अभी इसको जनरल पॉइंट मान के भी बता देंगे क्या आंसर आएगा। ये हो गया बी, बी पॉइंट। और ये हवा वाला पॉइंट, हवा में, उसको यहाँ दिखा देता हूँ, सी, सी वेक्टर। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया अपना टेट्राहेड्रॉन। अब इस फॉर्मूले में प्लग इन कर रहे हैं अपन सारी वैल्यूज को। 1/3 एरिया ऑफ द बेस। तो बेस का एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये बी वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए वेक्टर हो गया। तो हमारे को दो एडजेसेंट साइड वेक्टर मिल गए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या बी क्रॉस ए, कुछ भी लिख दो। नाउ व्हाट इज द हाइट? तो अपन ने लास्ट क्लास का जो एग्जांपल किया था वही बन गया ये वेक्टर ऐसे बाहर निकला हुआ है सी। तो हाइट क्या होगी इसका? प्रोजेक्शन किस पे? नॉर्मल पे। तो नॉर्मल क्या होगा? ए क्रॉस बी तो होगा। तो हमारा हाइट क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ। लास्ट एग्जांपल से ही चालू किया, ध्यान रख लेना, जो पढ़कर आए उनको समझ आ जाएगा। ऑन ए क्रॉस बी। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान से देखना, ये 1/6 बन गया क्या? और यहां पर आएगा तुम्हारा सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी। नहीं समझ में आया? ये देखो, इससे कट गया। कैन यू सी दिस इज 1/6 बॉक्स एबीसी? देख रहा तुम्हें? बी एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है, सी ए बी एबीसी, बात बराबर है या ना? नाउ व्हाट इज दिस ओ वेक्टर? इसको ध्यान से देखें, ए वेक्टर को ए नहीं मान के क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। समझ गए क्या? तो यानी अगर ये पॉइंट ओरिजिन नहीं होता तो कुछ और होता। तो कुछ और होता था, हम वापस से क्या लिख देते? तीन वेक्टर इससे जो निकल रहे हैं वो लिख देते। कौन कौन से तीन वेक्टर निकलते हैं? ये और ये। समझ में आ गया क्या? तो हमारा फॉर्मूला आज के बाद अब वॉल्यूम का, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया एसटीपी के टर्म में, जनरलाइज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर कोई मुझसे कहता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताओ, और टेट्राहेड्रॉन में ओ हटा के अब एबीसीडी लिख देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 बॉक्स। अब बॉक्स में क्या आएगा? इनमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ के बाकी तीन पॉइंट से ज्वाइन करने वाले क्या लिख दो? वेक्टर। कोई भी एक पकड़ के, ऐसा नहीं ए पकड़ना है, बी पकड़ सकते हैं, सी पकड़ सकते हैं, डी पकड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने ए पकड़ लिया तो क्या लिख देंगे अपन? ए बी वेक्टर एक, एक ए सी वेक्टर और एक ए डी वेक्टर। क्योंकि ये डिटरमिनेंट आएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट वॉल्यूम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आए तो क्या लगा देना? मॉड। अगर आए तो, या तो तुम ऐसा करो, याद ही रख लो, ले लो, मॉड है ये हमारा क्या बन गया आज के बाद? फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। आज के बाद हमको अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है
आई थिंक ये हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे एज कम्पेयर टू दैट। फटाफट लिखेंगे। आ गया ऑनलाइन वालों को समझ में फटाफट? ये नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर नोट्स में कौन सा? 10th। 10th नंबर है ये, 10th नंबर का पॉइंट था ये। ये सब पढ़ लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ है ना, ये सब टेस्ट में है, गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे, है ना। अगर पीटी खोल के देखा होगा किसी ने अभी तक, तो उसमें देख गए होंगे वेक्टर के सवाल है। अगर वेक्टर नहीं होता तो पीटी के अंदर भी वेक्टर के सवाल नहीं होते, ध्यान रखना। गलत फहमी बिल्कुल ना पालें। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, समझने के टाइम पे समझ लें, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट लिखें, ताकि आज ही अपना कंप्लीट हो जाए, ताकि अपने पास मतलब टाइम रहेगा मेन चीजों को रिवाइज करने के लिए। आज क्या है, वेनेसडे है, थर्सडे? वेनेसडे, तो अपने पास थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन हो जाएंगे आराम से रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए चीजों। मेजोरिटी आज खत्म हो जाएगा, मतलब जो चैप्टर अपना खत्म करना है वो आज हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई बैठा होगा बच्चा, एक चुपचाप बैठ के बिल्कुल शांति से तैयारी कर रहा होगा, और अगले साल सरप्राइज करेगा मुझे, बिल्कुल खामोशी से एकदम तैयारी कर रहा होगा। तो फिर अगले साल रिजल्ट आएगा उस दिन, मुझे मैसेज या फोन करके बताएगा, सर मेरी ये रैंक आई। कोई ना कोई होगा, पर आज नहीं पहचान सकता मैं कौन है वो बच्चा, कितने हैं वो बच्चे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मैं तुम्हारा को फिर से देखो विजुलाइज करने के लिए 11th क्लास में लेके जाता हूँ। 11th क्लास में अपन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, एसओटी पढ़ते हैं, तो अपन एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल होता था एबीसी, बहुत इजीली विजुलाइज हो जाएगा अगर ध्यान से पहले पढ़ रखा है तो। ये आई इन सेंटर होता था, तो हम कहते थे ऐसे इस ट्रायंगल से इसको ज्वाइन कर दो, वर्टाइसिस से आई को, हाँ ना। तो इन सेंटर क्या होता था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती थी कि इसको अपन लोग सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करते, तो एक इन सर्कल बनता था ऐसे, याद आ रहा है क्या? और इस इन सर्कल का ये डिस्टेंस रेडियस होता था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टेंजेंट बन गई ना सर्कल पे। तो सर्कल पे ये टेंजेंट है, तो सर्कल से सेंटर से परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगी उसपे, तो ये हमारा आर होता था, याद करो। इसे आर कहते थे। इस आर के फॉर्मूले होते थे, आर बराबर डेल्टा बाय एस, और भी फॉर्मूले एसओटी में होते थे। वो बात अलग है कि अभी हमारे शायद काम ना आए, बहुत कम चांसेस है कि काम आए। क्यों? लेकिन समझ गए ना? तो बेसिक फॉर्मूले मत भूलना, साइन लॉ और साइन लॉ, नेपियर्स एनालॉजी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन थीटा, हेरोन्स फॉर्मूला, आर स्मॉल आर और कैपिटल आर के रिलेशन बीच में, आर बराबर कैपिटल आर बराबर एबीसी बाय 4 डेल्टा, है ना। आर डेल्टा बराबर, आर बराबर डेल्टा बाय एस, एस टेन ए बाई टू, एस टेन बी बाई टू, एस टेन सी बाई टू, आर वन आर टू आर थ्री के फॉर्मूला। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, मीडियन की लेंथ, इतना तो याद होना चाहिए सबको। इसके अलावा जो अपना वो एक्स सेंटर होते थे और अपना पेडल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट था, वो चाहे तो अपन स्किप मार सकते हैं या बस रीडिंग करके छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना तो काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन लॉ कोसाइन लॉ तो हम जानते हैं कि हम लोग कैलकुलस में भी यूज किए, तो वो तो एप्लीकेशन तो आ सकती है, और फिजिक्स में भी काम लेते हो तुम लोग, तो इसलिए वो चीजें नहीं छोड़नी। खैर एनीवेज, अपन यहाँ आते हैं। ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है सबको? इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया में 3 ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखे तो।
दिख रहा है क्या? ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3 दिख रहा है क्या? तो हम लोग ये कहते थे वहां पे कि इनको जोड़ेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा, हाँ ना? और इसी से हम डिराइव करते थे आर बराबर डेल्टा बाय एस का फॉर्मूला, और इससे हमें क्या मिल जाता था? आर इन सर्कल का रेडियस। अब यही काम मैं 3D में करने वाला हूँ, बट वो समझ में विजुलाइज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये तो 2D में तो बोर्ड पे बना तो दिख गया, वो 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा। तो जो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, अब हम बस यही कह सकते हैं कि भाई हम याद कर ले रिजल्ट, है ना, और कुछ नहीं कह सकते। तो अगर तुम थोड़ा अपना इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करके थोड़ी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, तो देखो ये मेरे हाथ में एक टेट्राहेड्रॉन है, देखो। नहीं दिख रहा? मैजिक शो में गए होंगे ना कभी तो। नहीं गए? नहीं गए? जाओ कभी फिर, है ना। हाँ, और अच्छा इमेजिन करने को मिलेगा तुम्हें। देखेंगे ये हाथ में मेरे टेट्राहेड्रॉन है, दिख रहा है क्या? देखो ये दिख रहा है। कितने लोगों को दिख रहा है टेट्राहेड्रॉन? ऑफलाइन में तो हैंड रेस कर लिया है, ऑनलाइन में कितने लोगों को दिख रहा है? ये हाथ में एक टेट्राहेड्रॉन है मेरे, ये देखो। और ऑफलाइन में इतने लोग, हाथ रेस करो, नहीं बताऊंगा नहीं अभी। हाँ बताऊंगा नहीं तो अभी, ध्यान रख लेना। 1 लिखना है जितने लोगों को दिख रहा है, नहीं तो फिर नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, दिख ही नहीं रहा है तो। हाँ अब आ गया ना लाइन पे, बस। ये देखो ये टेट्राहेड्रॉन मेरे हाथ में। जैसे यहाँ पर अंदर एक सर्कल बना था और वो उसकी चारों साइड्स को टच करा था, इसके अंदर एक बॉल रख दी मैंने, बॉल। ये बॉल है एक स्फेयर शेप, और ये जो स्फेयर है ये इसके चारों फेसेस को टच कर रहा है। ये स्फेयर इसके चारों फेसेस को टच कर रहा है। और अब देखेंगे ये जो बॉल अंदर, ये क्रिकेट की बॉल मान लें ऐसे, और ये ऐसे टेट्राहेड्रॉन के चारों फेसेस को टच कर रहा है। ये इस बॉल का एक सेंटर होगा, उस सेंटर से ये चारों फेसेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो उसका रेडियस होगा। सोचें, इमेजिन करें, बिल्कुल सेम चीज है। और वो जो बॉल का सेंटर यानी स्फीयर का सेंटर है, उसको इसकी चारों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, जैसे अपन ने आई को अभी तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन किया था। तो उस बॉल के सेंटर को अपन ने टेट्राहेड्रॉन की 4 वर्टेक्स ए बी सी और डी से ज्वाइन कर दिया। तो अपने को 4 छोटे छोटे टेट्राहेड्रॉन देखेंगे, और वो जो 4 टेट्राहेड्रॉन अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं उनको जोड़ दें तो बड़ा टेट्राहेड्रॉन मिल गया, ए बी सी डी। तो हम कह सकते हैं बड़े वाले का वॉल्यूम इन 4 छोटे छोटे टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो बड़े वाले टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा, 1/6 बॉक्स एबीसी, तो उसको मैं वी बोल देता हूं। और वो आएगा 4 छोटे छोटे टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम के सम के बराबर। और वो 4 छोटे छोटे टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम के मान रही मैंने, V1 V2 V3 V4। नहीं समझ में आया? बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको आई कैन राइट 1/3 एरिया ऑफ द बेस। और ध्यान से इमेजिन करें, अभी भी जो बेस है वो ट्राइंगल ही है। एक होगा एबीसी, एक होगा ए बी डी, एक होगा बी सी डी। 4C3, एबीसीडी 4 वर्टेक्स है, 4 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 4C3। अभी भी वही 4 फेसेस आएंगे, वही फेस आएंगे, तो वही ट्राइंगल का एरिया आएगा। बट अब जो इसकी हाइट जो H1 लिख रहे हैं वो R हो जाएगी, जो कि उस स्फीयर का रेडियस है, अगर समझ में आया तो। और ये +1/3 A2 इंटू आर, +1/3 A3 इंटू आर, +1/3 A4 इंटू आर। नहीं समझ में होगा? और ये A1 A2 A3 और कुछ नहीं, वो ट्राइंगल फेसेस का एरिया है। उसको मैं अब Δ1 Δ2 Δ3 और एक Δ4 लिख दूंगा। नहीं समझ में आएगा? और ये हमारे को स्मॉल आर की वैल्यू दे देगा। ये 3V इधर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा चारों फेसेस के एरिया का सम। और 4 फेसेस कौन होंगे? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्फीयर का रेडियस निकाल सकते हैं। कल को वो अपने से बोल दे कि एक टेट्राहेड्रॉन है, दे दिया एक टेट्राहेड्रॉन, ये एक टेट्राहेड्रॉन है, इसके अंदर एक बॉल डाल दी गई है। वो मान लेते हैं कि फुटबॉल बोल देंगे, कभी वो
टेनिस बॉल बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, और वो इनके चारों के पोजीशन वेक्टर दे देंगे अपने को, 1 1 0 2 3, रेंडमली ले रहा हूं मैं, है ना, डेटा पे ना जाते हुए क्वेश्चन की थीम को समझे। और ये डी पॉइंट 7 1 6 ये ले लिया। अब वो मेरे को बोलेगा अंदर एक स्फीयर रख दी है, उस स्फीयर का बताओ रेडियस क्या है। तो कितना आसान हो गया हमारे पास, चारों वर्टेक्स पता है, तो हम वो पहले तो पूरी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कहां से आएगा, 1/6 ए बी ए डी और ए सी बॉक्स, तो बड़ा ये वी आ गया, ये आ गया वी। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 क्या है, ये चार फेसेस दिख रहे हैं, इनका एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर लिखूंगा, उनका क्रॉस लूंगा, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो खट से मैं प्लग इन करता जाऊंगा वैल्यूज को, और सीधे क्या मिल जाएगा, आर। और यहाँ मैंने कहीं नहीं कहा ये टेट्राहेड्रॉन रेगुलर है, यानी इसकी साइड्स बराबर हो जरूरी नहीं। जैसे कि अपन ने ट्रायंगल अभी जो ऊपर बनाया था, उसमें भी नहीं बोला था कि ट्रायंगल इक्विलैटरल, जनरल ट्रायंगल था वो, नहीं समझ में आया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है जो आज तक आई नहीं। इस पे अपने शीट में एक सवाल भी दे रखा है, अपनी शीट खोलो। कितने लोगों को ऑनलाइन में समझ में आ गई बात, ऑनलाइन में कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूले वाली बात। हाँ, अब जो लोग इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी शीट में बेहद आसान सवाल है। ये तो मैंने जो लिया ये जनरल सवाल है, जो अपनी शीट वाला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अपन ओरली कर सकते हैं। कहाँ है वो क्वेश्चन, अपनी शीट S1 खोलें सब लोग, खोली S1, 3D की, लेकिन वेक्टर की नहीं, 3D की S1 खोलेंगे, खोली। S1 में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, 3D की S1 का क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें। अगर पढ़ करके दिख रहा हो कि या सर ये तो इसी पे बेस्ड है जो आपने बताया, अगर दिख रहा हो तो, बट वहां पर क्या है कि बहुत आसान है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स लिए गए वो तीनों एक्सेस पे ले लिए। एक तो ओरिजिन ले लिया, एक पॉइंट एक्स एक्सेस पे ले लिया, एक पॉइंट वाई एक्सेस पे। तो ट्रायंगल कह रहे हैं हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएंगे वहां पे, वहां तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो म्यूचुअली क्या आ जाएंगी, साइड्स परपेंडिकुलर। देख लो देख लो देख लो, हाँ देख लिया तो रुकेंगे अभी, पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ नोट लिखें, उसके बाद ये कॉपी करें, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आधा पेज छोड़ दे, और यही S1 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर ले, इसी जगह पे घर पे आके लिखे। इफ नोट लिखें, इफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4, if delta 1 delta 2 delta 3 delta 4 are the areas if delta 1 delta 2 delta 3 delta 4 are the areas of the four triangular faces, are the areas of the four triangular faces of the tetrahedron, are the areas of the four triangular faces of the tetrahedron with volume V, capital V, triangular faces of the tetrahedron with volume capital V, then small r inverted commas में the radius of the sphere, radius of the sphere touching the four faces, touching the four faces of this tetrahedron, touching the four faces of this tetrahedron is given by, is given by के बाद हम लोग ये 3 लाइन लिख लेंगे और ये बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये रिजल्ट है आर की वैल्यू का। वी का मतलब क्या है पता है अपने को, अपन ने ऊपर लिख लिया है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 आर नथिंग बट द एरियाज ऑफ द ट्रायंगुलर फेसेस। तो फटाफट लिखेंगे, फिर S1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के लिए आधा पेज करीब छोड़ देंगे। आई होप मैक्सिम को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर कौन सा है, 11। ये आखिरी पॉइंट है बस हमारा STP के अंदर, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाएंगे। बोलू, बोलू। अब क्या होता है कि जैसे अपने को किसी ने ये लिख के दिया, ए वेक्टर बराबर मान लो A1 i कैप, A2 j कैप,
A3 K कैप। सिमिलरली बी लिख दिया है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सी लिख दिया है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया आई और जे और के टर्म में। और हमें बोला कि बॉक्स एबीसी बताओ क्या होगा। हमारे लिए बॉक्स एबीसी कितना आसान है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको लिख करके रो बना दो। तो ए वाला वेक्टर के लिए पहली रो बन जाएगी, बी वाले के लिए दूसरी और सी वाले के लिए तीसरी। अब उसे अगर अपने से ज्यादा मेहनत करानी हो तो वो क्या करेगा, इसको आई जे और के टर्म में ना लिख के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर दे किसी और तीन वेक्टर के। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं और हम घर पे आके सोचेंगे तो अपने को विजुलाइज हो जाएगा एक लाइन में। लिखो, ये आखिरी पॉइंट है। if if a vector is if a vector is ये बोर्ड पे लिख देता हूं, ऐसा करता हूं ना। if a vector is a1 i कैप की जगह l वेक्टर, फिर b1 या a2 ही लिखो तुम ताकि a1 a2 a3 चलता रहे, a2 m वेक्टर और a3 n वेक्टर। अब समझना बात को, कुछ हुआ अलग कुछ भी काम नहीं है, बस हमारी कैलकुलेशन बढ़ा दी उसने। क्या इस l वेक्टर में i कैप नहीं होगा? तो इस l वेक्टर को हम लिख लेंगे l1 i कैप, l2 j कैप, l3 k कैप। फिर इसमें भी आई कैप आएगा, फिर इसमें भी आई कैप आएगा। अब दिख रहा तुम्हें आई कैप के कितने टर्म्स आ गए? तीन। अमूमन तीन, हो सकता है कि इनमें से किसी में आई कैप हो ही ना। तो हम वही करेंगे अभी भी कि आई कैप को इकट्ठा करें, फिर जे को इकट्ठा करें और के को, और फिर से वही बना देंगे, पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो। नहीं समझ में आया? तो इफेक्टिवली ये बन किया जाता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी अपन ने इनको सेम एल एम और एन के टर्म्स में ही लिख दिया होता। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक बार याद रखना है, उसके बाद ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। C3 n कैप, करना कुछ भी नहीं है, फिर बोल रहा हूं एल की जगह क्या लिख देना है, L1 i कैप, L2 j कैप, L3 फिर से बनेगा ए वेक्टर आई और जे और के टर्म में। तो अगर इस तरह का सिनेरियो में कभी ए वेक्टर किसी और तीन वेक्टर के टर्म में, बी भी उन्हीं तीन वेक्टर के टर्म में, सी भी उन्हीं तीन वेक्टर के टर्म में लिख दे, हमारा बॉक्स एबीसी का वैल्यू हो जाएगा जिन तीन वेक्टर के टर्म में लिखा है उनका बॉक्स एज इट इज, यानी एल एम और एन का बॉक्स। दिख रहा है तुम लोगों को? और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ए बी सी में जो एल एम और एन के कोफिशिएंट्स हैं उनमें बनने वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर, A1 A2 A3, तो यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। एक लाइन और बोलूंगा, जो लोग भी लास्ट लेक्चर पढ़कर आए, ये भी तो डिटरमिनेंट ही लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो घर पे आकर के अगर हम इसको, मैंने जैसे बोला, क्या लिख ले, L1 i कैप L2 j कैप L3, और इसको M1 i कैप M2 j कैप M3, और इसको N1 i कैप N2 j कैप N3, और सारे लिख करके अगर वो खोल के बॉक्स में लिखेंगे तो हमको यही दो डिटरमिनेंट का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या? चाहे तो घर पे आकर के 10 मिनट दे और उसको देख करके विजुअलाइज करेगी सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी लोग देखेंगे उनको दिख जाएगा, जो नहीं देखेंगे वो याद कर ले उसको, है ना? सीधी सी बात है, पिछली क्लास में सब बता दिया है कि कैसे दो डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बताया था सब वो लिख लिख करके। तो जो भी लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे तो उनको आराम से देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ही हो रहा है। और जिनको ना दिखे, सिंपल सा बात है, रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट। हम अगर खुद नहीं करना चाहते डिराइव तो छोड़ दें और एज अ रिजल्ट याद कर ले। अब सोचना, अगर मैं तुमको ये रिजल्ट ना बताऊं कि तुम ये याद कर लो, सपोज करो मैंने तुम्हें अभी ये नहीं पढ़ाया होता, और जैसे ही मैं ये सवाल किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में दे दूं, मैक्सिमम बच्चों को जो करने वाले होंगे वो तो अभी भी कर लेंगे। वो बोलेंगे कि यार ये ए बी सी को आई जे कैपिटल में लिखो, तो वो क्या करेगा, फिर से एल को क्या लिखेगा, L1 i कैप L2 j कैप, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा उसको बार बार। और जैसे ही अपने को पता है कि इनके बीच में ये रिश्ता होता है, तो बच्चे ने देखा ए बी सी किसके टर्म में लिखे हुए, एल एम एन और इनके टर्म में, तो वो बोलेगा ए बी सी का बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एल एम एन मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट किससे बना होगा, एल एम और एन के कोफिशिएंट से। तो 1 -1 1, 2 1 -1
1 1 2, खत्म हो गया सवाल। ये हमारे लिए एक लाइन के लिए, हाँ जो भी आएगा आंसर, जो भी आएगा आंसर, तो हमारे लिए ये एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, जस्ट बिकॉज हमको वो कन्वर्जेशन पहले से पता था। और यही चीज है ऑब्जेक्टिव तरह के पेपर जो होते हैं उसके अंदर, अगर अपने को इस तरह की चीजें पहले से पता हो तो थिंग्स बिकम्स इजियर। अब मैं सेम सवाल, यही सवाल अलग अलग 3 तरह से लिखे दिखाऊंगा। एक ये पहला तरीका लिखने का, अब मैं दूसरा तरीका लिखने का बता रहा हूँ। ऑल्दो कई लोगों को नहीं समझ में आएगा कि तीनों क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये सेम ही है, कई लोगों को लगेगा तीनों अलग अलग है, क्योंकि जिन्होंने पीछे से फॉलो नहीं कर रखा है, जो जो पढ़ा रखा है, उनको ये अलग ही लगेगा। क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, इसलिए यहां लिखने की जगह मैंने यहां लिख दिया है। समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये क्या लिखा है, ए बी सी का बॉक्स, एंड इट इज के टाइम्स बॉक्स ए बी सी। देन व्हाट इज के? तो कोई भी बच्चा अगर देखे तो बोलेगा सर सेम ही तो सवाल पूछ लिया आपने। इसको ध्यान से देखे तो ये हमारा एल वेक्टर लिखा हुआ है, ये एम लिखा हुआ है, ये एन लिखा हुआ है। तो हमारा इस ये जो बॉक्स लिखा हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स एबीसी। जिन 3 वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस किए गए वेक्टर, समझ में आ रहा है कुछ? ये वेक्टर को क्या मान लो, कैपिटल ए, इसको मान लो कैपिटल बी, और इसको मान लो कैपिटल सी। तो वहां पर हमने स्मॉल ए बी सी को एल एम एन एन के टर्म में लिखा था, यहाँ हमने कैपिटल ए बी सी को किसके टर्म में लिखा है, स्मॉल ए बी सी के टर्म में। तो हमारा जो बॉक्स एबीसी का वैल्यू होगा, कैपिटल बॉक्स एबीसी का वैल्यू होगा, वो क्या हो जाएगा, बॉक्स एबीसी मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट, जो कि इनके कोफिशिएंट से बन रहा है। अब यहाँ गलती क्या होगी, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होगी, वहां देखना, जब हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे एल एम एन एल एम एन एल एम एन, यहाँ उसने क्या कर रखा है, हाँ चेंज करके लिख रखा है। तो बच्चा फ्लो फ्लो में 1 2 3 लिख देगा पहली रो, फिर अगली वाली भी 1 2 3 लिख देगा, और तीसरी वाली भी 1 2 3 लिख देगा। तो उसको दिखेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो बोलेगा ये जीरो, और ये जीरो तो के का वैल्यू जीरो, गलत हो गया। 1 2 3 पहले में तो सही है, 1 2 3 आएगा, बिल्कुल सही है 1 2 3। दूसरे में देखना ए का कंपोनेंट 1 था, तो यहाँ ए का कौन है 3, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। और अब ये जो वैल्यू हमारे सामने आई, ये लिखिए के टाइम्स बॉक्स एबीसी। तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि जो ये वैल्यू आएगी इस स्टेटमेंट की, यही तो के हो गया। तो के की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाती है, तुम ही बता रहे हो भाई, मेरे को नहीं पता है। 18 आएगी, डिटरमिनेंट को मैं मान लेता हूँ, तो मैं आता है एक्सपेंड करना। नहीं तो उसको ऐसे निकाल लिया करो, डिटरमिनेंट को ऐसे छोटी छोटी वैल्यू जब होती है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6। चलो तुम्हें और इजी बता, ये मेन डायगोनल होता है, पहले इस डायगोनल के अलॉन्ग चलो, ये प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 प्लस 1 9 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 9 36, ये 36 हो गया। ध्यान से देखना क्या करा मैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये खत्म हो गया। अब जो वैल्यू आएगी उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाले डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 6 दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना हुआ 6, एंड दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड दिस, कितना हुआ 6 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हुआ 18, 36 में से 18 गया, 18 गया। नहीं आया। ये 3 3 बाय 3 के लिए सारस मेथड का शॉर्टकट होता है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का। सारस सारस मेथड होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का, वो 4 बाय 4 5 बाय 5 में हेल्प करता है, बट हमारे सिलेबस में तो 4 बाय 4 और 5 बाय 5 है नहीं, तो 3 बाय 3 में उसको ऐसे शॉर्टकट में दिखा देते हैं। वापस से देखना क्या करा मैंने, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट, ये इंटू ये स्टार दिख रहा है तुम लोगों को, दिस इंटू दिस, ये स्टार दिख रहा है, ये तो हो गया प्लस में। अब हम ऑफ डायगोनल पे जाएंगे, दिस का प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और ये सारे माइनस में चलेंगे, तो 3 आएंगे प्लस में और 3 आएंगे माइनस में। अब वो हो सकता है 3 जो प्लस में आ रहा है उसमें भी कोई एलिमेंट नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई हो, हमको बात मोटा मोटा प्रोडक्ट की दिखनी चाहिए। तो दोनों सवाल सेम थे, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग था। होपफुली लॉजिक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को करने का।
अब एक और तरीका इसी सेम क्वेश्चन को पूछने का, वन मोर वे ऑफ आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। हाँ, जो भी बच्चा ध्यान से देख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि सर आप सेम ही तो सवाल पूछे आ रहे हो बार बार, बस आप उसको पूछने का तरीका क्या करते आ रहे हो, चेंज। तो यही होता है, क्वेश्चंस जो हमारे सामने आते हैं वो ऑलमोस्ट हम लोग के करे हुए ही होते हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं है। यहाँ पर फिर से वो हुआ है, बट पिछले वाले में देखो मैंने एबीसी का ऑर्डर चेंज करके लिख रखा था, यहाँ तो मैंने सब कुछ सही लिख के दे दिया। तो सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट इनटू बॉक्स एबीसी, नहीं समझ में आया। और ये वैल्यू किसके बराबर दे गई, -18, और यहाँ जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, नहीं समझ में आया। अब ये -18 लिखा हुआ है, और ईमानदारी से देखें, हाँ अब देखो अगर ईमानदारी से देखें तो 2 3 1 भी वहां पर है, 3 1 2 भी वहां पर है, और 1 2, ऑर्डर ही चेंज हुआ है। तो या तो ये 1 आएगा या -1 आएगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता अगर मेरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या होती है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या लिखी है, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। तो अगर ये 1 है तो भी स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 है तो भी स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहां से अगर वाला क्वेश्चन करा हुआ है तो ये वैल्यू अपन कह सकते हैं कि कंपैरिजन से उस वाले क्वेश्चन को करने के बाद दिख रहा है ना सब कुछ सेम है, तो या तो ये 1 आएगा या -1 आएगा, कुछ भी आ जाए, 1 आएगा या -1 आएगा, जो भी आ जाए, लेकिन हमें जो पूछा है वो तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर है, तो आंसर 1 ही है। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, फटाफट। मैंने पिछली क्लास में कहा था ये बहुत काम आता है, याद हो तो, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जेई में और मेंस में कई बार आ चुका है। देखो जेई का अगेन एक पूछेगे क्वेश्चन का फॉर्मेट बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चन। पढ़ो जरा क्वेश्चन, ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन, है ना, आपने को एक लाइन लिखनी है बस मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, बाकी पूरा क्वेश्चन ओरल है। पढ़ो पहले लाइन, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड 1 फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर, रेगुलर मतलब यानी कि टेट्राहेड्रॉन रेगुलर होने का मतलब क्या होता है कि उसके चारों जो फेसेस ट्रायंगल थे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चुके हैं, और उसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव एजेस जो ज्वाइन हो रही हैं एक जगह मिल रही है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री आने वाला है। अब इमेजिन द सिचुएशन कि आपके पास ये टेट्राहेड्रॉन है जो कि रेगुलर है, और आपने ये वाले वर्टेक्स से 3 वेक्टर जोड़ करके लिख दिए, ये वाले वेक्टर से ये वाला वेक्टर आपका क्या मिल गया, ए,
ये वाला बी और ये वाला सी। कुछ समझ में आ रहा है? एक वर्टेक्स से ये 3 वेक्टर निकल रहे हैं अगर सवाल पढ़ रहे तो, और ये तीनों यूनिट वेक्टर है। और कोई भी ये वाली एज और ये वाली एज के बीच का एंगल 60 आएगा। अब क्योंकि ये साइड लेंथ कितनी हो गई 1, तो ये भी तो 1 ही होगी। नहीं समझ में आया? तो कुल मिलाकर के अगर इतना सा एक बच्चे ने पढ़ लिया और उसके बाद उसने नोट्स वगैरह पढ़ रखे हैं, चीजें उसको याद है, तो वो बोलेगा यार ये तो क्वेश्चन ओरली हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बॉक्स एबीसी पूछा है। इस टेट्राहेड्रॉन का बॉक्स एबीसी के साथ क्या रिश्ता? वॉल्यूम का रिश्ता। तो हम लोग अगर याद करें तो वॉल्यूम के लिए 1/6 बॉक्स एबीसी होता है। अब हम लोग याद करें कि जो ये लिखा हुआ है वो सामने देखो, वो लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ डिटरमिनेंट है ए डॉट बी, A.C, B.A, B.B, B.C। अगर यहां पर किसी बच्चे को ये क्लिक कर जाए कि मैं इसको यूज करूं, तो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है? क्योंकि ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर है, और A.A कितना हो गया 1, A.B कितना हो गया हाफ, क्योंकि मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ द एंगल, और एंगल 60 डिग्री। तो इफेक्टिवली अगर ध्यान से कोई देखे तो ये वैल्यू फटाफट आ गई है अपने पास। ये आएगा 1 हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये 1, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, और ये 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। और अभी जो मैंने तरीका सिखाया वो अप्लाई करते हैं फिर से एक और बार। इनका प्रोडक्ट this into this 1/8, this into this 1/8, 1/8, 1/8, 1/4 plus 1 5/4, 5/4 आ चुका है। अब घटाना है माइनस। अब ये वाला 1/4, 1/4, 1/4 कितना 3/4, 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, 5/4, 3/4, 2/4, 1/2। ये वैल्यू 1/2 आ गई, और ये वैल्यू इसके स्क्वायर के बराबर है। आंसर आ गया। और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए तो मॉड लगाना है 1/√2। खत्म क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? आया कुछ समझ में? चीजें पता हो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा जल्दी। हम बाद में चिल्लाते रहेंगे पेपर लेंदी है लेंदी है। अगर हमें चीजें नहीं पता होगी तो हमको क्लिक ही नहीं करेगा कि इनको ऐसे कर सकते। ये कब काम आएगा ये सोचो। तुमसे कभी कोई अगर ये बॉक्स की बात करे और तुम्हारे को इन वेक्टर्स का आई कैप जे कैप के टर्म में वैल्यू ना पता हो, तो तुम कभी भी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई तुम्हें इनडायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का क्या दे दे, एंगल, तो ये हमेशा याद रखना कि यही काम आएगा बॉक्स एबी से निकालने। बेहद इंपॉर्टेंट। कुछ समझ में आया ऑनलाइन वालों को क्या हो रहा है? हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग? बातें नहीं भैया ना, फटाफट लिखेंगे, बातें करेंगे खुद ही का नुकसान होगा। जिसको 1% भी समझ में नहीं आ रहा ना, मान लेना पीछे की नोट्स सीधे उड़े हुए हैं उसके बच्चे के, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग इसका सीधा सीधा ताल्लुकात पिछले लेक्चर से। और दूसरा डिटरमिनेंट से, तो डिटरमिनेंट तो मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो पिछला लेक्चर नहीं पढ़कर आया होगा तो उसको भी लग रहा होगा कि यार ये कहाँ से लिख दिया बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है नोट्स, है ना। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था भैया ना, ये हटा, ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट।
इतना सही है ये क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम पूछा होता तो वॉल्यूम भी आ गया था, क्योंकि वॉक्स आ गया तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसटीपी के बाद क्या आएगा? हेडिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस आर्टिकल के खत्म होने से हम कह सकते हैं कि अपना ऑलमोस्ट वेक्टर का काम या एप्लीकेशन पार्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके छोटे छोटे से अपन क्वेश्चंस और रूप देखेंगे, जो छोटी छोटी सी हेडिंग्स बचती मिसलेनियस। बाकी मेजोरिटी जो काम है वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है। फिर उसकी एप्लीकेशन अपन ने एसटीपी में देखी और अब देखेंगे अपन वीटीपी के अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ ये क्या आता है, मैंने उस दिन बहुत अच्छे से बताया था। जो भी लोग ध्यान से सुन रहे थे उनको पता है। वीटीपी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बताया था मैंने, याद करेंगे कि जब हम ऐसे लिखते हैं ये, हमने क्या बताया था इसके बारे में कि ये किसके प्लेन में होता है? ए और बी के प्लेन में होता है, बताया था मैंने बहुत बार। और किसके परपेंडिकुलर होता है? तो ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर है। तो हमको एक तो ये पता होना चाहिए, जैसे ही हम देखें तो जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है सबको, और ये एक वेक्टर आएगा दिख रहा है सबको, क्योंकि क्रॉस से भी एक वेक्टर आएगा, फिर वेक्टर का क्रॉस वेक्टर से लेंगे तो वेक्टर आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। जो ब्रैकेट के बाहर वेक्टर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर, और जो दो ब्रैकेट में वेक्टर उनके प्लेन में। बताया था मैंने ये, है ना? उस दिन पेन से बिल्कुल एक्सप्लेन करा था किस तरह से हो रहा है। जिनको नहीं पता वो बस अब छोड़ देंगे, है ना? इसी तरह से अगर मैं ये लिख देता यहाँ पे और यहाँ क्रॉस ए लिख दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर अब तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा भाई? ये वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, और ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ये ए और हो गया, ये बी हो गया। अब इस वेक्टर का ए के साथ क्या ले रहे हैं? क्रॉस। तो ये जीरो क्यों होगा? इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। तो डॉट होता तो जीरो हो जाता, क्योंकि डॉट होने पे अपने को दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो डॉट में cos 90 आएगा तो जीरो हो जाएगा। और दूसरा डिटमेंट की प्रॉपर्टी से देखें तो डॉट होते ही एसटीपी बन गया। एसटीपी बन गया तो पहला रो और तीसरा रो सेम आ गया। तो ये वेक्टर जो लिखा हुआ है ये इन दोनों के प्लेन में है और इस वाले के परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस परिभाषा को समझने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये जो आंसर आएगा ये किसके प्लेन में है? तो इस वेक्टर को मैं ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ यूजिंग थ्योरम इन प्लेन, क्योंकि हमने कहा था कोई भी एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के प्लेन में है तो उसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट जो आता है पहले वो लिख रहा हूँ, फिर उसको डिराइव करेंगे अपन लोग। इसका रिजल्ट आएगा ए वेक्टर का डॉट सी के साथ, बचा हुआ कौन सा वेक्टर? बी। तो ये तो हो गया स्केलर और ये आ गया वेक्टर। तो स्केलर इंटू वेक्टर है, बीच में डॉट और क्रॉस नहीं है। फिर आएगा माइनस बी और सी का डॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ए वेक्टर। देख सकते हैं ये ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ये कुछ x टाइम्स ए लिखा हुआ है, ये कुछ y टाइम्स बी लिखा हुआ है। तो याद कैसे रखना है इसको? ये कौन सा वेक्टर है यहाँ पे? दूर दूर। तो ये दूर दूर का क्रॉस है, दूर दूर डॉट है, और ये पास पास, तो ये पास पास का डॉट। कैसे याद रख सकते हैं? तो दूर दूर का डॉट, बचा हुआ वेक्टर बाहर, पास पास का डॉट। अब ये नहीं कि सर पास पास तो ये भी इन दोनों का ही ले लेते हैं, हाँ छोड़ देंगे फिर। ये इसका प्रूफ, प्रूफ बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस प्रूफ में जो अपन काम करने वाले हैं उससे अपने वेक्टर इक्वेशन की भी कई सारे क्वेश्चंस का थॉट प्रोसेस अपने को मिलता है। जैसे मैंने बताया ये वेक्टर इन दोनों के क्या आएगा? प्लेन में। तो देयरफॉर फ्रॉम दैट थिंग आई कैन राइट ये कुछ x टाइम्स a लिखा हुआ है और y टाइम्स b लिखा हुआ है। ये मेरा आंसर आ चुका है। और बस अब मैं ये x और ये y की वैल्यू ये निकाल के दिखाऊंगा। ये आएगा x और ये आएगा y। नहीं समझ में आया होगा। अब जनरली अगर पिछले लेक्चर्स को फॉलो किया है और शीट भी कर रहे हैं साथ के साथ, नोट्स पढ़ने के साथ, तो हमें पता है कि हम जब भी इस तरह की वेक्टर इक्वेशन को डील करते हैं वी जनरली टेक डॉट और क्रॉस। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसके परपेंडिकुलर होगा? सी के।
हम लोग इस इक्वेशन का डॉट ले लेते हैं सी ही के साथ। तो जैसे ही मैं सी के साथ डॉट लूंगा ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ये वेक्टर जो आएगा हमारा, हम कह रहे हैं ना सी के परपेंडिकुलर आएगा, और यहां पर आएगा एक्स टाइम्स ए डॉट सी और वाई टाइम्स बी डॉट सी। मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। अब यहां तक आने के बाद अपन यहां पे ऐसे लिखेंगे इसको, एक्स टाइम्स ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वाई बी डॉट सी। नहीं समझ में आ गया? अब नाउ वी विल राइट लाइक दिस, एक्स अपॉन बी डॉट सी, इसको नीचे लाके डिवाइड कर दिया, और ये माइनस वाई अपॉन ए डॉट सी। एफओएम एलजेब्रा चैप्टर्स कई बार देखा, दो रेशियो बराबर होते हैं तो हम उसको कुछ के मान लेते थे। तो हमने बोला लेट से दिस इज सम के। यहां से मुझे मिला कि x की वैल्यू हो गई k टाइम्स b डॉट सी और y की वैल्यू हो गई माइनस k टाइम्स a डॉट सी। मैं इनको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट इक्वेशन में ही इसकी जरूरत है एक सर्वे की। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन पे गया तो मेरे को ये रिलेशन मिला, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू x की जगह आ गया k टाइम्स b डॉट सी a प्लस माइनस a डॉट सी b। ये आ गया मेरे पास, नहीं आया? आ गया। अब यहां पर सिर्फ के ही तो निकालना है, और जो ये लिखा हुआ है ये एक ट्रू रिजल्ट है। कोई भी रिजल्ट ट्रू होता है तो उसके अंदर हम जो भी वैल्यूज रखते हैं, जैसे आइडेंटिटी कोई भी रिजल्ट है, ये आइडेंटिटी है। एक ट्रू रिजल्ट मतलब आइडेंटिटी है, उसके अंदर अपन कोई भी एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो एक ट्रू रिजल्ट हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू एबीसी की ले सकते हैं, तुम घर पे आके कोई भी ले लेना, बट ऐसी लेना कि ये जीरो नहीं बन जाए। पता चला ये जीरो बन गया, और फिर ये जीरो बना तो ये भी जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हैंस प्रूव हो जाएगा, के नहीं आएगा। लेकिन तो ऐसी वैल्यू लेनी है कि जीरो ना आए। तो मैं यहाँ पर बहुत आसान ले रहा हूँ क्योंकि मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ तुम जाके ए की वैल्यू कुछ भी ले लेना, तुम्हारा मन करे ना रूट टू आई कैप प्लस रूट 57 जे कैप प्लस रूट 2022 के कैप, कुछ भी लेना आराम से, बट आराम से लेके घर पे चेक करना। मैं यहाँ पे बहुत आसान ले रहा हूँ। और वो तो सी क्या ले रहा हूँ? गलत, के लेते ही तो जीरो वाला खेल हो जाएगा। आई ले रहा हूँ वापस से। अगर यहाँ पर के ले लिया होता ना, हाँ ले लो आई जी और के, तो उधर जीरो बन गया था और इधर भी जीरो जीरो आ गया था। अब ये यहां रखूंगा तो आई क्रॉस बी, आई क्रॉस जे, फिर के क्रॉस आई, तो जैसे ये रखा यहां सिर्फ जे कैप बचा, कोई बात नहीं। बी डॉट सी जीरो, ये खत्म हो गया, बचा यहाँ पे माइनस के। ए डॉट सी, ए डॉट सी वन, और ये जे बी की वैल्यू क्या थी? जे कैप। देखो के का वैल्यू -1 आ गया, और अब इस के की वैल्यू -1 को यहां रख दो, देखो तुम्हारा वो रिजल्ट आ गया जो अपने बोर्ड पे लिखा हुआ। You have got the result and this is the result which is to be remembered। तो ये तो मैथमेटिकल रिजल्ट हुआ जो याद रखना है, और बेहद इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन लिखी हुई है। ऐसा कभी भी देखेंगे तो ये क्या डिनोट कर रहा है? एक वेक्टर जो कि किसके प्लेन में है? ए और बी के प्लेन में। सामने देखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। किस तरह का होगा? वही तो होगा। और यूनिट वेक्टर बनाना था उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड और प्लस और माइनस, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर होते हैं हमेशा, एक बाहर और एक अंदर। तो ये आंसर हमारा आ गया प्लस माइनस ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी और डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर बन गया, और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? और दूसरा पॉइंट इसी से, चलो और वहीं पर ही लिखूंगा मैं, तुमको लिखना पड़ेगा, फटाफट लिखो कल, जल्दी से नोट करो। ये हमारा वीटीपी का रिजल्ट आ गया, मैथमेटिकली भी आ गया, और ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है वीटीपी का, तो बोर्ड पे लिखा हुआ, इट इज अ वेक्टर व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर। जो ब्रैकेट के बाहर है वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, जो ब्रैकेट में दो वेक्टर लिखे उन दोनों के प्लेन में।
क्योंकि ये उनके प्लेन में है तो उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में इसका मैथमेटिकल रिजल्ट आ रहा है, जो अपन ने साइड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, डी डी एंड पीपी। डी डी बोले तो, पीपी बोले तो, वेरी गुड। हाँ, फटाफट है ना, वेरी गुड, क्या स्पीड है, मतलब मजा आ गया, सही लिख रहे हैं आज लोग। हो गया, वो नोट लिख रहा, नोट लिख लो फटाफट। लिख लिया, सेकंड नोट लिखो। अब ये सेकंड नोट में यहीं पर ही लिख रहा हूँ, ये हो गया ना सबका। अब मैं यहाँ पर कितना सा बदलाव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी की जगह क्या लिख दूं, ए। तो बस यहाँ पर भी सी की जगह ए, और यहाँ पर भी सी की जगह ए, और यहीं पर ही अगर ए की जगह बी लिख दूंगा तो यहाँ पे फिर बी और यहाँ पर फिर बी आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो दो वेक्टर है उनके लेन में और बाहर वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर। सेकंड पॉइंट फटाफट जल्दी। दूसरा रिजल्ट, यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस डायरेक्टली। और यूनिट वेक्टर ना लिख करके बोलता मैं वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20, तो क्या करते हैं यहाँ 20 में और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वो यूनिट वेक्टर की जगह बोलता है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20, तो ये यूनिट वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। हो गया तीसरा रिजल्ट। और ये अगेन है ना, यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है इस रिजल्ट में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा था, बॉक्स ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो लिखा था 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी। हमने वहां एक लाइन बोली थी, अगर एबीसी कोप्लेनर होंगे
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी कोप्लेनर होंगे, और नहीं होंगे अगर एबीसी कोप्लेनर तो वो नहीं होंगे। फिर हमने साथ में एक रिजल्ट लिखा था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, उसका बॉक्स हमेशा 0 था। तो हमने कहा भले एबीसी कोप्लेनर हो या ना हो, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। और हमने उसको वो डायग्राम से सीखा भी था कि वो जो ए माइनस बी माइनस सी है वो अपन का एक ट्रायंगल बना रहे थे। अब यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, बॉक्स के अंदर ए प्लस बी नहीं है और ए माइनस बी भी नहीं है, अब ए क्रॉस बी है पहला वेक्टर, दूसरा बी क्रॉस सी है, और तीसरा सी क्रॉस ए है। अब क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, पिछली बार तुम्हें दिखा था पेयर वाइज सम, पेयर वाइज डिफरेंट, नाउ दिस इज पेयर वाइज क्रॉस। इसका रिजल्ट आता है और इसको देख के फिर तुम्हें लगेगा सर अच्छा ये तो फिर वही पिक्चर में आ गया जो आप बार बार कह रहे हो इंपॉर्टेंट है। ये आएगा बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम लोग। अब ये कहां से आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस, क्योंकि इसके प्रोसेस से अगेन हमारे आगे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रूफ दे रहा हूं। यहाँ पे आ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और होल डॉट सी क्रॉस ए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पिछली क्लास जो पढ़कर आया उनको समझ में आ गया होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का क्रॉस बी डॉट सी, यही होता था। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ये कितने वेक्टर हैं, दो, और ये भी दो। अब इसको अपन कुछ मान लेंगे, तो ये कितने रह गए, तीन। और हमें वीटीपी आता है, हमें एसटीपी आता है, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान होगा। कोई बात नहीं, जिनको भी आए। ये यू वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, बी क्रॉस सी का रिजल्ट, यानी ये यू वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, ये यू वेक्टर सी के। तो अगर मुझे अब आगे कभी भी सॉल्व करने पे यू डॉट बी दिखा, मैं जीरो लिख दूंगा, और अगर मुझे आगे कहीं सॉल्व करने पे यू डॉट सी मिला तो भी मैं जीरो लिख दूंगा। तो अब देखते हैं क्या मिलने वाला है। दूर दूर पास पास, जिन लोगों को अभी तक नहीं दिख रहा है दिखेगा एक दिन, है ना। ये क्रॉस यू है, अभी अभी पढ़ा था वीटीपी, दूर दूर पास पास। कौन है दूर, ए और यू, तो ए डॉट यू टाइम्स बी माइनस पास पास बी डॉट यू टाइम्स ए, और ये जो आया इसका डॉट सी क्रॉस ए के साथ, देखेंगे सामने ये हो गया जीरो। क्यों हो गया जीरो, पता नहीं क्यों हो गया, आज हो सकता है वेडनेसडे को जीरो होता हो। और यहां देखेंगे इसको ध्यान से, ये जो लिखा है u की वैल्यू बी क्रॉस सी थी, ये लिखा है एसटीपी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स से बी सी लिखा हुआ है। तो ये फाइनली क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ए बी सी, और ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये तो बाहर आ जाएगी निकल करके, इफेक्टिवली क्या रह गया यहाँ पे बी, और वो जो बी है उसका डॉट आ जाएगा किसके साथ, सी क्रॉस ए के साथ। और ये भी बॉक्स ए बी सी ही लिखा हुआ है क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं है, चाहो तो इसको बी सी और ए बोलो, और यही चीज हमारी नहीं समझ में आया होगा, हेंस द रिजल्ट। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि अगर एबीसी कोप्लेनर है तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी कोप्लेनर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर बॉक्स एबीसी की बात करें, तो अगर बॉक्स एबीसी की बात करें तो उनका बॉक्स जीरो हो जाएगा अगर एबीसी क्या हो जाए, कोप्लेनर। अगर बॉक्स एबीसी जीरो हो गया तो ये भी तो बॉक्स एबीसी के टर्म में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ जीरो का स्क्वायर भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो यानी वही वाली बात आ गई जो अपन ने ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के लिए बोली थी कि अगर ए बी सी कोप्लेनर होंगे तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी कोप्लेनर होंगे, और अब साथ में ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी कोप्लेनर होंगे। और अगर एबीसी कोप्लेनर नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर नहीं होंगे, और आज के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी कोप्लेनर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं, नहीं समझ में आया होगा। तो हम इसको फटाफट नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इसको जरूर ये लिख लें जो होता है ना, क्या होता है मेरे को भी नहीं पता, कुछ होता है। ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में आ रहा है, एनीथिंग, या ऊपर ऊपर से जाएंगे सब, एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम ओवर दी हेड।
वेरी गुड। और देखो चाहे तो अपन इससे भी वॉल्यूम के फॉर्मूले बना सकते हैं। किससे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बॉक्स की वैल्यू को इनडायरेक्टली निकाल लें एग्जाम में, तो हमको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टेरलो पैलो पाइप वो मिल जाएगा टेट्राहेड्रॉन, या वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप भी मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप क्या होता था? बॉक्स एबीसी। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या था? 1/6 बॉक्स एबीसी। और तीनों दोनों ही रिजल्ट में बॉक्स एबीसी के अंदर जो एबीसी वेक्टर होते थे वो को टर्मिनस वेक्टर होते थे, को टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेलल पाइप या को टर्मिनस एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो इस पे फिर अपन कह सकते हैं वॉल्यूम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इनडायरेक्टली। जैसे मैं तुमको एक ओरली क्वेश्चन बताऊं, इधर देखो। जैसे मैं सिंपल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बॉक्स एबीसी की वैल्यू तुमको दे दी। सपोज करो आई हैव गिवन यू बॉक्स एबीसी एज 3। कितना दे दिया बॉक्स एबीसी? 3। वो दे दिया मतलब हो सकता है तुम क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करते हुए आ रहे थे और तुमने सॉल्व करा और बॉक्स एबीसी तुम्हें क्या दिख गया? 3। अब मैंने मोर देन वन बना रखा है और मैंने एक ऑप्शन ये लिख दिया होता 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर, फिर यहाँ लिख दिया होता मैंने 3 टाइम्स बी क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ मैंने लिख दिया होता -6 टाइम्स सी क्रॉस ए वेक्टर, और मैंने बोला होता बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जिस बच्चे ने ये रिजल्ट पढ़ रखा है और पीछे का रिजल्ट पिछला लेक्चर पढ़ रखा है, वो बोलेगा सर इसको तो बाहर निकालो, ये 2 हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सर इसको भी बाहर निकालो, और सर इसको भी बाहर निकाल लो। तो ये आपका 2 × 3 6 और -6 -36 तो सर बाहर आ गया। और सर ये जो लिखा हुआ है ये आपका बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आपका सर बॉक्स एबीसी लिखा हुआ है -36 × 9 ये आ गया। अब अगर वो वॉल्यूम की वैल्यू पूछ रहा था तो वॉल्यूम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मैं इसी पे मॉड लगाऊंगा और मैं आगे यूज कर लूंगा उसको क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? बट अगर उसने मेरे से एग्जैक्टली यही पूछा कि ये वैल्यू बताओ क्या है, तो यही मेरा आंसर है -9, क्योंकि बॉक्स नेगेटिव आ सकता है, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं आ सकता है। वॉल्यूम के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। नहीं समझ में आया होगा? तो बेहद इजी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह के अपन, कितने ही बना सकते हैं। और इनडायरेक्टली इसमें किसका यूज आ रहा है? एसटीपी। एसटीपी तो है ही, और क्या है? ये पूरा रिजल्ट किससे डिराइव हो रहा है? ये रिजल्ट क्या है? एसटीपी। और एसटीपी आने का मतलब डिटर्मिनेंट। एसटीपी इज व्हाट? डिटर्मिनेंट। अभी अपन ने वो 2 बार निकाला 3 बार निकाला, ये क्या है? डिटर्मिनेंट की तो प्रॉपर्टी है। लिख लिया। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वो लाइन जो कि लिखने जरूरी, वैसे तो इतनी बार पीछे लिख दिया तो लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है बॉक्स एबीसी के टर्म में, लेकिन फिर भी औपचारिकता निभानी पड़ेगी। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, if a vector b vector c vector are non coplanar, then a cross b comma b cross c comma c cross a, then a cross b comma b cross a comma c cross a cross b comma b cross c comma c cross a will also be non coplanar। और नॉन कोप्लेनर वर्ड हटा के क्या लिख दो? कोप्लेनर, तो दोनों जगह कोप्लेनर हो जाएगा। तो if ABC are non-coplanar vectors, then A cross B, comma B cross C, comma C cross A will also be non-coplanar, and conversely, मतलब अगर मैं उल्टा बोल दूं कि A cross B, B cross C और C cross A non-coplanar है, तो it implies directly that A vector, B vector, C vector will also be non-coplanar। Conversely भी कहना सही है। और non-coplanar की जगह अगर क्लोनर कोप्लेनर आ जाएगा तो उधर भी क्या जाएगा? कोप्लेनर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब तुम करके दिखाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन लिखना है बस, ओनली वन लाइन। इफ ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी, अब फटाफट मेरे को बताओ ये वेक्टर किसके प्लेन में? बी और सी के प्लेन में। और किसके परपेंडिकुलर? ए के। वेरी गुड। ये अपना हाफ टाइम्स डी कैप है, वेयर
B cap and C cap are non-collinear vectors, then find angle between, पहला part A cap and B cap, second part A cap and C cap, इनके बीच का हमें एंगल बताना है। बेहद आसान, एक लाइन लिखनी है बस, ओनली वन लाइन, और एक लाइन में दोनों पार्ट आ जाएंगे। अप्लाई डी डी एंड पीपी। हाँ, एक 60 और एक 90, बस, वेरी गुड। एक लाइन लिखनी है बस, है ना, मैंने कहा ना, ओनली वन लाइन टू बी रिटन। और देख लो, यहाँ पर कई लोग क्लास में बैठे हुए, बस सिर्फ फिजिकली बैठे, दिमाग है नहीं, एक लाइनर क्वेश्चन है लेकिन हो नहीं रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ ना मैं कि लोग जो सिलेक्ट नहीं होते ना, उसके पीछे वो खुद ही कारण होते हैं, बैठे रहते हैं कद्दू की तरह क्लास में ना। हाँ, वो लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन है ना उसका। हाँ, क्या लिखेंगे इसका, एक लाइन लिखेंगे बस, दूर दूर आस पास, ए डॉट सी टाइम्स बी। लेकिन ना, एक कद्दू बच्चा इसको भी अभी छापेगा बैठ के, कुछ नहीं होना है बेटा तुम्हारा, है ना, बता रहा हूँ साफ साफ, बस समय बस निकाल रहे हो तुम, और होना तुम्हारा कुछ नहीं, तुमको भी पता है। ये इसको इधर आके लिख दूंगा बी कैप, और उसके इधर आके लिख दूंगा ए डॉट बी टाइम्स सी कैप, हाँ है ना। अब साफ लिखा है क्वेश्चन में, ए और बी कैसे है, नॉन कोलिनियर, पहली क्लास। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो अगर मैं इस वैल्यू को नॉन जीरो ले लूंगा तो बी तो सी के टर्म में लिखा हुआ है, यानी तो कोलिनियर हो गए। लेकिन सामने वाले ने बोला कि ये कोलिनियर, ये तभी संभव है जब ये जीरो और ये जीरो, और अगर ये जीरो है तो इसके बीच का एंगल आ गया π/2, और अगर ये वाला टर्म जीरो है तो ए डॉट सी हाफ आ गया, तो इसके बीच का एंगल आ गया π/3। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं और मैं बोलूं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन चालू करने से पहले कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेफिनेटली सही है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्वेश्चन चालू करने से पहले टू सही हो गया, तुम्हें पता है v1 + v2 + v3 जीरो है। सबसे पहले तो मैं ये टिक कर दूंगा, ये तो आंख बंद करके ट्रू है, क्योंकि ये तो हर सिचुएशन में ट्रू है। तो एकमात्र पांचवा ऐसा ऑप्शन है जो सवाल चालू करने से पहले टिक किया जा सकता है। अगर मेरे को कुछ भी सॉल्व नहीं करना है तो पांचवा तो मेरे को पता है सही है। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ इस थीम ऑफ क्वेश्चन को। अगर इसको रीड करेगा पूरा क्वेश्चन, ये ना पूरे चैप्टर का एक रिवीजन है, मास्टर प्रॉब्लम है, और मैं तो कहूंगा इसको डेटा वाइज याद रख ले। डेटा वाइज क्या याद रख ले,
ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए क्रॉस प्रोडक्ट, ये वीटी भी लिखे हुए, और देख सकते हैं 3 कॉम्बिनेशन लिखे हुए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर की सारी चीजें इसमें आ गई है। अगर पहला ऑप्शन सही हुआ, पहला ऑप्शन सही हुआ तो दूसरा पक्का गलत है, और तीसरा भी गलत है, और चौथा सही हो जाएगा। पांचवा तो सही हर सिचुएशन में है। अगर पहला वाला सही हुआ तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। और फिर मैं कह सकता हूं छठा पक्का गलत है और सातवां गलत है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर पहला गलत हो गया मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो पक्का कोप्लेनर हो गए, और पक्का कोप्लेनर हो गए तो ये गलत हो गया, क्योंकि कोप्लेनर हो गए तो ये बॉक्स 0 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये तो सही था ही सही, और ये भी सही हो गया। और 3 कोप्लेनर वेक्टर क्या साइड बना सकते हैं ट्रायंगल की? हाँ बना सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और सारा सवाल एक ही चीज पर अटका हुआ है, ये क्या ये सही है कि नहीं है, तो ये हम लोग वहां से निकाल लेंगे, दूर दूर आसपास से। तो मैं एक निकाल करके दिखा देता हूँ, V1। V1 क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो तो, A डॉट सी टाइम्स बी माइनस A डॉट बी टाइम्स सी। नहीं समझ में आया होगा, चलो V2 भी लिख देता हूँ, B डॉट ए टाइम्स सी माइनस B डॉट सी टाइम्स ए। V3 C डॉट बी टाइम्स ए माइनस C डॉट ए टाइम्स बी। जरा तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, क्या दिख रहा है? 0। और अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या आ गया? नल वेक्टर आ गया, तो क्या ये गलत नहीं हो गया? क्योंकि आपने एक वेक्टर को लिख दिया ना बाकी दोनों के टर्म में। दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में लिख सकता हूं मैं, क्योंकि दिख रहा है ना V2 इज माइनस V1 एंड माइनस V3। यानी क्या आंसर सही हो गया? ये गलत, ये सही, ये सही, ये गलत, ये तो था ही सही, ये भी सही और ये भी सही, क्योंकि ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ABC के बीच का रिश्ता निकालो। तो ये वेक्टर V1, ये वेक्टर V2 और ये वेक्टर V3 अगर ऐसा आ जाए तो उनके बीच में ये रिलेशन आएगा। तो कैन दे फॉर्म द साइड्स ऑफ ट्रायंगल? यस, दे कैन फॉर्म साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आज के बाद ये जरूर याद रख लेना, बहुत काम आएगा। अगर तुम इस साइक्लिक ऑर्डर में VTP देखो 3, इसको याद ही रख लो, V1 V2 V3 साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे देखो, तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा इन तीनों को जोड़ने पे? नल वेक्टर। चाहो तो उसको मेमोराइज कर लेना, बहुत काम आएगा, कई क्वेश्चंस में हेल्प कर देगा, शीट के अंदर भी और कई जगह पे। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ये देख रहा है यहाँ पर डॉट आ रहा है, कितने वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4। तो कितने वेक्टर्स का प्रोडक्ट? 4। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? इसलिए नाम दे दिया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। वी हेडिंग ना भी पढ़ाई जाए, इसके बाद अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना भी पढ़ाया जाए, यहाँ तक पढ़ा दिया, ये चैप्टर खत्म है। क्योंकि इसके आगे जिसको यहाँ तक आता है वो अपने आप ही ये सब निकाल ले, क्योंकि कुछ भी नया नहीं। अभी अभी मैंने एक चीज सिखाई थी, 4 को 3 में कैसे रिड्यूस करें, अभी बताया था मैंने, तो हो गया खत्म। मैं 2 वेक्टर का जो क्रॉस है उसको यूं मानूंगा, खत्म सवाल। देर इज नथिंग न्यू। मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि देर इज नथिंग न्यू। जो भी हम अगर अपन पिछली 2-3 क्लास में देखेंगे पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन है या डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, नथिंग मोर देन दैट।
इधर हो जाएगा तो मैं बताऊंगी इसके बारे में। और ये समझ में आया तो लोगों को किस तरह से ये ऑप्शन इंटरकनेक्टेड थे, है ना। पूरे चैप्टर का एक तरीके से क्या है, रिवीजन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये V1 V2 V3 का सम, याद रखो नल आएगा। कब आएगा नल? जब वो साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस लिखे हुए VT के फॉर्म में। ये याद रख लो, बहुत जगह काम आ जाता है, मैं फिर बता रहा हूँ, काफी जगह हेल्प कर देगा ये। जल्दी बताओ, हो गया? इसको देखेंगे। और अच्छा, इससे एक पुरानी कोई चीज है जो रिवाइज भी हुई, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं। सामने देखना, इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक ना। पहले आएगा A.C, दिख रहा है? A.C दिख रहा है, ये आएगा। अब बचे हुए दो का डॉट, यानी B.D। समझ में आ रहा है क्या? इन वेक्टर का इन्हीं के साथ डॉट रहेगा, तो एक कॉम्बिनेशन तो A और C का बना, और एक B और D का। अब क्या बनेगा? A और D, और एक B और C, और बीच में आएगा साइन माइनस। ये आएगा A.D और B.C। सही है क्या? अब इसको ध्यान से देखें तो कैन आई राइट लाइक दिस ऑल्सो, डिटरमिनेंट A.C और यहाँ पे B.D और यहाँ पे A.D और यहाँ पे B.C। दिख रहा है तो लोगों? ये हमें किसी की याद दिला रहा है। हाँ, इससे अपन लैग्रेंजेस आइडेंटिटी तरफ जा सकते थे अगर हम इसमें पुट कर दे सी वेक्टर को ए, और अगर हम डी वेक्टर को क्या ले ले, बी, तो हमें लैग्रेंजेस मिल जाएगा। देखो जरा, जिनको भी आता है ना, बाकी तो खैर हम जानते हैं कि काफी लोग यहाँ पे बस टाइम पास के लिए, दिख गया होगा उन लोगों को, है ना। अगर हम यहाँ पर सी वेक्टर की जगह क्या ले ले, ए, और डी की जगह बी ले ले, तो ये ए क्रॉस बी का डॉट ए क्रॉस बी, यानी बॉक्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और ये वही बन गया जो अपन ने लैग्रेंज में पढ़ा था। तो एक तो ये रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं। ये रिजल्ट हमारा 3D में और काम आएगा। 3D हमारा वेक्टर के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं आगे बताऊंगा जो अपन बात करेंगे, बट रिजल्ट अभी के लिए याद रखेंगे। अभी आया कहां से? प्रूफ। बेहद इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रूफ ना दे करके मैं टाइम बचा लूंगा, लेकिन मैं कभी भी बच्चे की एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा अगर मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं समझाया तो। प्रूफ बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन करने के तरीके पता चलते हैं अपने को। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। सुनना ध्यान से, इनमें से किसी भी एक को यू मान लो। जैसे मैं इसको यू मान लेता हूँ, क्या मान लिया इसको मैंने? यू। ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ए क्रॉस बी डॉट यू। अब मैं यहाँ पे बड़ी चालाकी चलने वाला हूँ, जो लोग नोट्स कॉपी पढ़कर आए। हमने पिछली क्लास में एक शब्द कहा था, ये डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना सा काम करूंगा कि मैं ए डॉट बी क्रॉस यू लिख दूंगा इसको, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एसटीपी। एंड नाउ अगेन यू कैन सी द वीटीपी कम्स इनटू पिक्चर। इसको अपन ने माना था यू, तो मैं इसको लिख दूंगा सी क्रॉस डी। शायद समझ में आ गया हो। और अब यहाँ पे दूर दूर पास पास अप्लाई करूंगा, बाहर ए डॉट इंतजार करता रहेगा। अभी आएगा बी डॉट डी, बी डॉट टी टाइम्स सी माइनस डी डॉट सी टाइम्स डी। आई होप दिख गया होगा रिजल्ट। अब ये तो हमारा स्केलर है, तो ए का डॉट किसके साथ आएगा? सी के साथ। ये रहा देखो, ए डॉट सी बी डॉट, दिख गया होगा। और बीच में माइनस बी डॉट सी तो स्केलर, और इसका इसके साथ डॉट ए डॉट डी बी डॉट सी। शायद समझ में आ गया हो। तो बेहद आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर एक बच्चे को एसटीपी तक और वीटीपी तक क्लियर है पिक्चर, तो जो भी अपन आज पढ़ रहे हैं या अगली क्लास में भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पढ़ेंगे, वो कुछ भी नया नहीं है। एक तरीके से सिर्फ एप्लीकेशन डॉट और क्रॉस की, या एसटीपी और वीटीपी। लिख लेंगे इसको। अच्छा, ये बेहद काम आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको भूले नहीं। इस रिजल्ट का अपन काफी इस्तेमाल करेंगे, बहुत काम आएगा। इसको याद रखते हुए जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ याद रखें, वो याद रखें, क्योंकि चैप्टर अपना वेक्टर खत्म हो जाएगा।
बट 3D अभी चालू होगा, और 3D और वेक्टर मिक्स होकर के ही अच्छे सवाल जेई में आते हैं। अकेले वेक्टर वेक्टर पे सवाल बनते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, है ना, बहुत कम होते हैं, जैसे कि अकेले वेक्टर पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज शाम को आई विल अपलोड द पीडीएफ, जिसमें तुम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पाओगे। आज के लेक्चर और कल के लेक्चर, यानी पिछले एसटीपी वाले लेक्चर पे बेस्ड होगा वो। और अगेन वो एक तरीके से तुम्हारा कंक्रीट रिवीजन हो जाएगा कुछ दो तीन तरह के कॉन्सेप्ट का जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जरूर शाम को जो पीडीएफ आए उसे जरूर देखें। उस पीडीएफ के एक पेज के गैप के बाद ही उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। बट हम अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो हम क्लास में उसको पूछ भी सकते हैं अगले टर्न पे। सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए रहेगा ताकि मतलब आंसर हम वेरीफाई कर ले, और अगर अपने को कोई पर्टिकुलर स्टेप की कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अपन उसको देख पाए। तो मैं शाम को पीडीएफ भी अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें अपने को कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, है ना। 4 से 5 होंगे मैक्सिमम, 5 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो एक तो वो ध्यान रखें। इसके अलावा हमारा जो अगले टर्न पे जो आज का डिस्कशन है उसके साथ अलग से ऐड करेंगे। एक हमारा पीटी है अगले टर्न के लिए। उसके अलावा हम लोग शीट में से नोट करें, हमने डू योर सेल्फ कौन सा किया था आखिरी। हाँ, तो ध्यान रखना जो भी मैं दे रहा हूँ वो करना है ना, क्योंकि हमारे पास क्लास ऑल्टरनेट चल रही है तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो 10th डी योर सेल्फ कर लिया है सब लोगों ने। इसके बाद एक तो 11th डी योर सेल्फ लिख लेंगे। 11th डी योर सेल्फ लिख लिया, लिखते जाओ। लिख लिया 11th डी योर सेल्फ। ओवन में कहाँ तक दिया है, जल्दी बताओ भाई। हाँ, 44। तो 45 से देना है, 46 से देना है। 46 से हम लोग 40 कहीं से भी, ये लो 45 से देना है। 45 से हम लोग 54 लिख सकते हैं। 55 शायद दे चुके हैं। फिर 56 और 56 दे दिया था, 56 दे देंगे। 57 दे दिया, 58 दे दिया, 59, फिर 60, 60 से लेके 65। ये हमारा ओवन से है। O2 में हमने कितना दे रखा है, हाँ, 1 से 7 तक दे रखे हैं। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक कर सकते हैं। S1 में हमने कहाँ तक दिया रखा है, 1 से 13 दे रखा है, और 5 तो क्लास में हो चुका है। 13 तक ही दे रखा है बस। कितना, 20 तक दे रखा है। तो हम लोग S1 में लिख लेंगे 21। 26 से 23 से 25 दे रखा है। तो 21 और 22, बस हमारा काम हो गया। इतना मेरे हिसाब से कर लेंगे, ज्यादा नहीं है ना। ध्यान से देखिए तो ये कितने क्वेश्चन करीब हो गए, 10। ये अपने 16, 7, 23 और 2, 25।
और डू योर सेल्फ में एक ही है, जो डू योर सेल्फ अपन ने जोड़ा उसमें एक ही है, तो ज्यादा नहीं है। ज्यादा उसी के लिए जो इंसान अभी पीटी का वेट कर रहा होगा और उसने पीटी सॉल्व नहीं किया होगा, उसको हो सकता है ज्यादा लगे, बाकी है। अच्छा, लास्ट में क्लास खत्म करने से पहले ये देखेंगे, ये तो हमारा होमवर्क हो गया, इसके साथ में पीटी हो जाएगा, जो भी नंबर का पीटी है। कौन सा नंबर है? 6 पीटी है, और स्पेशल रेस तो आज जो होनी थी वो एज इट इज। ऐसे सवाल बहुत कॉमन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, और ये बच्चे को काफी लेंदी लगते हैं कि सर ये तो मतलब क्या है, होने में तो आसान है, बट लेकिन सर कितना मेहनत है। देखो, ए क्रॉस बी निकालेंगे, निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे, निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे और डॉट निकालेंगे। अब कोई बच्चा ऐसे करेगा तो पक्का लेंदी है, बट यहाँ पे सवाल इस तरह से बनाया ही नहीं गया था कि बच्चा ऐसे सॉल्व करे। ऐसे तो वो बच्चा करेगा जो बिल्कुल एवरेज है, बिलो एवरेज। अच्छा बच्चा क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। इसको पहले वो एबीसी की वैल्यू रखेगा नहीं, एक को रिड्यूस करेगा। तो मैं ये दो तुम्हारे को सेम तरह से करने के दे रहा हूँ, ये तो देखो सामने लिखा हुआ है, तो ये तो वो फॉर्मूला डालना है बस, है ना, तो ये तो ऐसे ही दे दिया। ये और ये है मेन चीज, तो इसको देखेंगे। ये मैं कैसे कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस, सुन लेना, लिखने में मत रहना, नहीं तो फिर है ना कुछ होगा नहीं, ध्यान रख लेना। और शीट में मैं फालतू क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जो चीजें सिखा रहा हूँ क्लास में। अभी अभी मैंने सिखाया, 4 आएंगे तो 3 में रिड्यूस कर देना, तो मैंने एक को क्या मान लिया, यू, ये मैंने यू मान लिया। तो इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस यू, और जो आएगा उसका डॉट डी के साथ, अब दूर दूर पास पास, तो ए डॉट यू। अब मेरे को एक्चुअली अब 0 लिख देना था ये, लेकिन मैं बस एक बार क्या लिहाज कर रहा हूँ बस आज के लेक्चर का, बस अगली बार से तो मैं सीधे ओरली लिखूंगा, क्योंकि मतलब अगर किसी बच्चे को यू मानते हुए दिख नहीं रहा कि ये वेक्टर ए और सी के परपेंडिकुलर है और इसका डॉट ए और सी के साथ 0 होगा, तो फिर उसे पढ़ना नहीं चाहिए, ये 0 हो गया। ये माइनस साइन आ गया, बी का डॉट यू के साथ वो है ए क्रॉस सी, ये बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये लिखा है बॉक्स का बी ए सी, ये तो स्केलर हो गया। ये माइनस साइन एज इट इज आ गया और बचेगा ए डॉट डी, खत्म सवाल। ये कौन आ गया, ए डॉट डी। अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें डॉट निकालना आसान है, तो पहले ए डॉट डी निकाल लेते हैं। अब ए डॉट डी जरा देखो कितना है, हाँ ये साफ 0 है, ये क्यों निकालू, सीधे ही 0 आ गया। और अगर ये 0 नहीं भी आता, 1 आ जाता, तो बी बॉक्स एबीसी निकालना मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करना, वो भी हो गया था फास्ट। अब वो ये इतनी देर में वो बच्चा भी ए क्रॉस बी निकाल रहा हो, नहीं आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। शाम को पीडीएफ में जरूर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो जरूर अटेम्प्ट करके आए। द एंड ऑफ द क्लास।